चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का साइंस में टेस्ट नंबर कितना है बाबू? दिख रहा होगा आपको, साइंस नंबर 16 है। और आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल का नाम है विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। तो इतना फैला दो विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस कि फिर सबका एग्जाम में कल्याण हो जाए। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर दीजिए कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। क्लियर? तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और जो आपको बाबू सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आज पहले ही बोलना चाहते हैं हम, कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर कि आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी नहीं निकालिएगा तो फिर एग्जाम के बाद पछताइएगा कि शायद निकाल लिए होते तो कल्याण हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इसको पीडीएफ को निकाल करके आराम पे घर से बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि आप वीडियो को देख करके डाटा को लिखना शुरू कीजिए। जो हम बोलते हैं उस डाटा को आप लिखिए, वो आपके लिए कारगर होगा। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं बाबू कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपके पास इतने क्वेश्चन के सिलेक्शन हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि हो सकता है कि एग्जाम में आपको केवल आंसर ही टिक करना पड़े। तो ये नौबत भी आ सकती है अगर आप कंटिन्यू वैसे काम को करते हैं। तो हम लोग आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन आज का फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर ही आज क्वेश्चन हो गया है धाकड़। तो इसको बनाइए आप लोग, समय आपके पास 30 सेकंड रहेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो बनाइए आप लोग, आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन हम लोग का कि एक पत्थर मीनार के शिखर से गिराया जाता है, वह अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर दूरी तय करता है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में बाबू यू का वैल्यू आरंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। बोलो। अब बोल रहा है कि मीनार के शिखर से गिराया जाता है, वह अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर चलता है। तो मीनार की ऊंचाई, तो h बराबर या s बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, पढ़े होंगे, नीचे से ऊपर गिर रहा है। तो अब ये बाबू जो है ut का वैल्यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है। तो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हमने माना बाबू इक्वेशन 1। क्या माना इसको हमने? इक्वेशन 1। अब बोल रहा है कि यात्रा के अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर चलता है। तो यात्रा के अंतिम सेकंड से पहले कितना चला? यात्रा के अंतिम सेकंड से पहले कितना चला? तो पहले यह चला होगा बाबू h टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू? h है। तो कितना चला होगा? h माइनस 24.5। तो 24.5 को 49/2 लिख सकते हैं, बराबर ut फिर 0 होगा, हाफ gt स्क्वायर। तो gt स्क्वायर के जगह t-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यात्रा के अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर चलता है, तो 1 सेकंड से पहले कितना चला? तो 1 सेकंड से पहले यानी t-1, टोटल टाइम t, तो t-1। तो ये इक्वेशन हम लोगों का हो गया बाबू क्या? 2 नंबर। तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखो h माइनस अब ये प्लस हो जाएगा ना, 49/2, 1 में से 2 को घटा रहे हैं, बराबर हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ g और t-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब देखो इसको काटो, h और h प्लस माइनस है तो कट गया, तो बचा क्या बाबू? 49/2 बराबर, ये देखो हाफ g क्या है? कॉमन है, ले सकते हैं। हाफ g क्या है? कॉमन है। तो बचा क्या बाबू? t स्क्वायर माइनस t-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 49/2 बराबर हाफ, g का वैल्यू रख दो 9.8। क्लियर? अब देखो t स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा? a स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होगा, तो प्लस 2ab यानी 2t -1। क्लियर? तो ये t भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बाबू? 49/2 बराबर हाफ g। ये तो इसका कैलकुलेशन यहां करते हैं, ऊपर में कैलकुलेशन कर रहे हैं बाबू। यहां पर देखो देखो, ध्यान से देखो क्या है, 49/2 बराबर क्या है? 9.8/2 इंटू क्या हो गया बाबू? इंटू देखो 2t-1, कैलकुलेशन देखो, 2 कैंसिल, और ये कितना बार में कटेगा बाबू? 2 बार में कटेगा। क्लियर? 2 बार में कटेगा, तो 2/10 होगा, 2/10 ये दशमलव के लिए, तो 2 5 10 हो गया। तो 5 बराबर क्या हुआ बाबू? 5 बराबर क्या हो गया हम लोगों का? देखेंगे आप लोग 5 बराबर क्या हुआ हम लोगों का बाबू? 5 बराबर देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो 2t-1
तो 2t माइनस 1 हुआ बाबू, तो हम लोग t बराबर 6/2 लिखेंगे बराबर 3 सेकेंड। समय कितना आया बाबू 3 सेकेंड। इस 3 सेकेंड का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, 3 सेकेंड का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, रख दें यहां पर। हैं तैयार आप लोग रखने के लिए तो यहां रख दो। तो क्या था बाबू पहला इक्वेशन था हमारे पास h बराबर हाफ GT²। तो हमने लिखा हाफ 9.8 इंटू टी का मतलब 3 गुने 3। क्लियर। तो ये हम लोग का 4.9 से कट जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 44.1 मीटर आएगा। तो आंसर इज द सी। क्वेश्चन काफी अच्छा था बाबू, इसको एकदम रट जाना, बना जाना, समझ जाना, सब कुछ कर जाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बाबू कि कह रहा है क्वेश्चन क्या देखेंगे, फोकस करेंगे क्वेश्चन पर कि यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 मीटर की ऊंचाई पर रखी स्थित 1 किग्रा के पेंट की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर mgh। क्वेश्चन में बाबू m, जहां पे kg मिल जाए m, तो m का वैल्यू कितना है 1, g का वैल्यू कह रहा है कितना लेना है बाबू 10, h का वैल्यू कितना दिया है बाबू 10 मीटर की ऊंचाई पर, तो 10 को 10 में गुना करना तो हम सिखाएंगे नहीं बाबू। तो आंसर क्या होगा 100 जूल होगा। आंसर क्या होगा 100 जूल। 100 सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों के छोटे छोटे एग्जाम में हाफ mv², mgh ये सब से क्वेश्चंस आते हैं। लिफ्ट में भारहीनता महसूस कब होगा, लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति कब होगी। तो देखो बाबू लिफ्ट जब त्वरण के साथ नीचे आए तो W बराबर mg-a फॉर्मूला होता है। क्लियर आ रही है बातें समझ में। अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो W बराबर mg+a होता है फॉर्मूला। तो कह रहा है कि कब जीरो होगा, तो जीरो तो तभी हो सकता है बाबू कि जब g-g होगा। g-g यानी लिफ्ट तो पहली कंडीशन में नीचे आ रही हो और उसका त्वरण क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होना चाहिए। यानी लिफ्ट जब नीचे आए और त्वरण g रहे, गुरुत्वीय त्वरण के साथ अगर कोई लिफ्ट नीचे आती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी को भारहीनता की स्थिति हम लोग कहते हैं। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है और उसका त्वरण g से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति उसके छत से जाकर टकरा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 पे फोकस करेंगे। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ी सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है। तो ये एक लाइन में याद रखेंगे कि पानी में डूबी हुई छड़ी, पेंसिल, पैर टेढ़ा दिखने का कारण क्या है बाबू, अपवर्तन। टेढ़ा दिखने का कारण क्या है बाबू, अपवर्तन। सूर्य सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है, इसका भी कारण क्या है बाबू, अपवर्तन। हम लोग किसी भी वस्तु को इस पृथ्वी पे देख रहे हैं, उसका कारण क्या है, परावर्तन। किसी भी वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं, इसका कारण क्या है बाबू, परावर्तन। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखना है बाबू, जब भी प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो 360/θ 360/θ का अप्लाई करेंगे। अगर यहां पे हम लोगों का सम संख्या आएगा तो एक घटा के उत्तर देंगे। सम संख्या बराबर एक घटाना है। विषम संख्या आएगा तो सेम आंसर देना है। विषम संख्या आएगा तो आंसर हम लोगों का सेम हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग 90 डिग्री पे दर्पण को रखते हैं तो 360/90 तो कितना आया 4। तो 4 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो सम संख्या तो एक घटा के उत्तर। क्लियर। ये समांतर कर दिया तो समांतर करेगा बाबू तो एंगल कितना 0 डिग्री। तो 360/0 तो 0 नीचे आता है तो क्या होता है बाबू, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हम लोगों का ई नंबर हो जाएगा कि अगर दो समतल दर्पण को हम लोगों ने रख दिया, कैसे, पैरेलल में रख दिया, समांतर रख दिया, उसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। क्लियर। चलिए देखिए आगे। निम्नलिखित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में से किसका सबसे लघु तरंगदैर्ध्य होता है। तो लघु तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है बाबा गामा का। किसका कम होता है बाबू, गामा का होता है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है किसका, गामा का। सबसे कम जिसका तरंगदैर्ध्य होगा उसका सबसे अधिक आवृत्ति होगा। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसका होगा बाबू, गामा का। और गामा की वेधन क्षमता काफी अधिक होती है।
वेधन क्षमता गामा की काफी अधिक होती है। रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार में करते हैं। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने किया था और इसी दृश्य प्रकाश के कारण हम लोग पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं को गर्म कर देता है, जिसे अवरक्त प्रकाश के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे बाबू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस पे फोकस करेंगे। मानक तापमान और द्रव्यमान पर किसी द्रव की प्रति इकाई आयतन कहलाता है। प्रति इकाई आयतन, तो द्रव्यमान अब बटे में आयतन, तो ये द्रव्यमान बटे में आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम क्या देता है बालक? तो मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी तो है नहीं इसमें, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और डायमेंशन का बीमा क्या होगा बाबू? डायमेंशन का बीमा क्या होगा? तो एम एल इनवर्स 3, एम एल इनवर्स 3। क्लियर? चलिए क्वेश्चन हम लोगों का बाबू 8 नंबर बोर्ड पे दिख गया। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के पैमाने को बताना है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में वैल्यू बताना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बाबू पूछा गया पिछला बार बीपीएससी में 40 डिग्री, इस बार पूछा था 50 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि 40 वाला है, रिपीट कर दिया है, तो सबने आंसर यही देकर के आ गया, 40 वाला ही आंसर दे दिया 50 के जगह पर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, C/5 इक्वल टू F-32/9। क्लियर? या आगे और बढ़ेंगे तो हम लोग K-273/5 या R/4। तो इसमें से हम लोग ये दोनों से काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में ले जाना है। तो 40/5 इक्वल टू F-32/9, F-32/9। तो ये 5 से कट गया, 5 8 40, तो 9 8 72 बराबर F-32। तो F इक्वल टू 72 प्लस 32, तो 72 प्लस 32 बराबर कितना होता है बाबू? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर है क्या इसमें? तो आंसर हम लोगों का क्या होगा बाबू? डी होगा। कायलामाइन किसका अयस्क है? कायलामाइन का तो पहले फार्मूला देख लो, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को कायलामाइन कहते हैं। तो जिंक कार्बोनेट किसका अयस्क होगा? जिंक कार्बोनेट किसका अयस्क होगा? तो जिंक कार्बोनेट जिंक का अयस्क होगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं बॉक्साइट होते हैं, आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। क्लियर? कॉपर का एजुराइट, कॉपर का एक अयस्क याद रखेंगे, एजुराइट कॉपर का अयस्क होता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है एजुराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करेंगे बाबू कि फ्यूज के तार में कौन कौन सी मेटल होती है। तो फ्यूज के तार का पहले तो रेटिंग एम्पियर में करते हैं, ये जान लेंगे। फ्यूज का तार घरों में सीरीज में जोड़ा जाता है, पैरेलल में नहीं, सीरीज में जोड़ा जाता है। फ्यूज के जो तार होते हैं बाबू, इसमें कौन सी अब मेटल है, किसका ये मिक्सचर है? तो ये जनरली टीन और सीसा का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में कॉपर भी रहती है। तो ढेर सारी किताबें या ढेर सारे एग्जाम पूछते हैं कि फ्यूज का तार किसका मिश्रण है, तो हम लोग आंसर देते हैं कि फ्यूज का तार जो है टीन और सीसा का है। लेकिन अभी जो बिहार एसएससी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था इंटर लेवल वाला, उसको फिर इस बार पूछा तो उसने काफी साफ शब्दों में पूछा था कि फ्यूज के तार में टीन और सीसा के अलावा क्या होता है। तो टीन और सीसा के अलावा बाबू इसमें कॉपर होता है, जिसमें हम लोगों का टीन ज्यादा होता है, लगभग 67% के आसपास टीन होता है, और इसमें हम लोगों का 30% के आसपास सीसा है और 4% के आसपास कॉपर होता है। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग के फ्यूज के तार का केमिकल कंपोजिशन। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि मार्केट में जाएंगे फ्यूज खरीदने तो पूछेगा कैसन फ्यूज चाहिए, तो एम्पियर में ना बोलेंगे, तो इसलिए हम लोग फ्यूज का रेटिंग किस में करते हैं? एम्पियर में करते हैं। फ्यूज का तार हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। क्लियर? और ये हमेशा मेन वायर में होता है, फेस वायर जिसे हम लोग कहते हैं, मेन वायर कहते हैं, उसमें हम लोग इसको हमेशा जोड़ते हैं। इसका क्या होना चाहिए बाबू? तो प्रतिरोध हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ताकि इससे हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये सुरक्षित रहें। 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? 18 कैरेट गोल्ड में बताना है बाबू कितना परसेंट सोना होता है। तो पहले तो ये जानना होगा कि 100% यानी जो कितना कैरेट प्योर गोल्ड होता है। तो प्योर गोल्ड बाबू 24 कैरेट को कहते हैं। तो 24 कैरेट हो गया टोटल। क्लियर? इसमें बोल रहा है कि 18 कैरेट में कितना सोना होगा। तो परसेंटेज निकालने आता होगा आप लोगों को, कि निकालने आता है कि नहीं? जैसे परीक्षा का रिजल्ट आता होगा तो जितना मार्क्स आया तो उसमें परसेंट कैसे निकालते हैं आप लोग? तो जितना मार्क्स आया उसको टॉप पे रखते हैं, टोटल जितना था नीचे था, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 24 कैरेट में कितना कैरेट लेके आया है? 18 कैरेट। तो नीचे कितना? 24 कैरेट इंटू 100 कटेगा 6 से 3 बार में, 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो 25 3 आई 75%। कितना परसेंट?
75% गोल्ड होता है 18 कैरेट गोल्ड में। साथ में यह भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि हीरा जब खरीदने जाते हैं तो उसका भी मेजर कैरेट में होता है। तो गोल्ड के बारे में कैरेट उसके प्यूरिटी को शो करता है। तो डायमंड के बारे में जब कैरेट बोलेंगे तो ये क्या कर रहा है, डायमंड के बारे में कैरेट किसको शो करता है, तो डायमंड के बारे में कैरेट उसके भार को शो करता है, उसके वेट को शो करता है। और 1 कैरेट डायमंड इक्वल टू 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट डायमंड इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ये ध्यान रखेंगे, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है हम लोगों का कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो मृदु इस्पात होते हैं इसमें 0.15% होता है, 0.15% सबसे कम, और सबसे इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है हम लोग के पीटवा लोहा में। तो कह रहा है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें कम होती है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होते हैं ये मृदु इस्पात में कम होते हैं, और इसको हम लोग लो कार्बन वाला स्टील भी कहते हैं। लो कार्बन वाले स्टील के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। हम लोगों से पूछ रहा है बाबू कि तांबे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कॉपर कितने डिग्री टेम्परेचर पे गल जाएगा। तो कॉपर बाबू गलता है जिस टेम्परेचर पर वो 1063 डिग्री सेल्सियस है, 1063 डिग्री। 1539 डिग्री जो है यह आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 961 जो है बाबू यह चांदी का होता है। 961 जो है यह चांदी का होता है। 961 किसका होता है बाबू, तो चांदी का होता है। 961 चांदी का होता है, और 1063 जो है 83 जो है बाबू ये गोल्ड का होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आजकल नए ट्रेंड में चल रहा है, पहले नहीं पूछता था कि मेटल का दे देता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाते हैं। तो 961 पे क्या होगा बाबू, चांदी पिघलेगा। 961 पर चांदी, चांदी को हम लोग Ag कहते हैं। क्लियर। और 1083 पे गोल्ड, गोल्ड को Au कहते हैं। और 1063 जो आंसर है हम लोगों का ये कॉपर का है, और 1539 38 जो होता है यह आयरन का होता है। कितना, आयरन का। आयरन बोले तो लोहा। हम लोगों के बॉडी में लोहा का परसेंटेज 0.004% होता है। कितना, 0.004%। इसलिए कुछ लोग अपना नाम लोहा सिंह भी रखते हैं, नहीं इसी लोहा के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मिलाना है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले का प्रजाति है, कोयले का दूसरा नंबर पे नंबर है इसका। जैसे सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। दूसरा नंबर पे कौन है बाटू, बिटुमिनस। तीसरा नंबर पे है लिग्नाइट। चौथा नंबर पे है जिसको बोलते हैं पीट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु के नेवेली नामक खान से बहुत ज्यादा निकाला जाता है। तो लिग्नाइट हो गया बाबू कोयला, तो ए का आंसर 4। बॉक्साइट जो है बाबू यह एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बी का आंसर 3। तो ए का 4, बी का 3, 2 में है, सी में है और ए में भी है। मैग्नेटाइट बाबू लोहा का अयस्क है, तो सी का आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर सी में है। और पाइराइट क्या है बाबू, तो यह तांबा का अयस्क होता है। तो यह अयस्क को मेटल के साथ मिलाना था। तो हम लोगों ने क्या सीखा बाबू, लिग्नाइट जो है यह कोयला है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, पाइराइट तांबा का अयस्क है। पाइराइट किसका है बाबू, तांबा का अयस्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य की जानकारी में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो एक नाम है जिसका नाम है मनुष्य। तो मनुष्य में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मोह। तो मोह ने एक बनाया स्केल, मोह ने एक स्केल बनाया जिसे हम लोग मोह स्केल कहते हैं। इसी को कुछ लोग बोलते हैं हार्डनेस स्केल। क्या बोलते हैं इसे, हार्डनेस स्केल, यानी कठोरता मापांक है। इस पे इन्होंने अंक दिया बाबू, एक 10 और नीचे 0। मोह ने बनाया एक स्केल जिसको बोलते हैं हार्डनेस स्केल, और यह मटेरियल के हार्डनेस को शो करता है। तो इस पे सबसे जो हाईएस्ट डिजिट है वह 10 है, और जो सबसे कम है वो 0 है। तो 10 नंबर ये दिए किसको, हीरा को। 10 नंबर किसको मिला, हीरा को। और 0.7 मिला किसको बाबू, ग्रेफाइट को। 0.7 किसको मिला, ग्रेफाइट को। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा, हीरा। हीरा और ग्रेफाइट भी ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट का 0.7 होता है, या मुलायम पदार्थों में गिना जाता है। और ग्रेफाइट को हम लोग इसीलिए स्नेहक के जगह पे यूज करते हैं, लुब्रिकेंट के जगह पे यूज करते हैं। हाई जो हैवी मशीन है जिसमें टेम्परेचर 2500-2000 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां पे मोबिल काम नहीं करता, तो वहां पे हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में। क्वेश्चन है बाबू कि सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू चमकीला दिखाई नहीं देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है बाबू परावर्तन, क्योंकि सूखा बालू जो होता है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तन करता है, और गीला बालू प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन नहीं कर पाता।
तो गीला बालू के नहीं चमकने का कारण क्या है कि वह प्रकाश को परावर्तन नहीं कर पाता है, और सूखे बालू के चमकने का कारण क्या है कि वह प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। क्लियर। आगे देखेंगे बाबू, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहां बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं बाबू बनती कहां है? तो लाल रक्त कणिकाएं जन्म के बाद बनती है अस्थि मज्जा में, जन्म के बाद बनती है अस्थि मज्जा में, जन्म के पहले बनता है बाबू बोन में, ये लीवर में। लाल रक्त कणिका जन्म के पहले भ्रूणीय अवस्था में बनता है लीवर में, और जन्म के बाद बनता है अस्थि मज्जा में। क्लियर। और लाल रक्त कणिका 100 से 120 दिन जिंदा रहता है, अब मरने के लिए स्प्लीन में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। लाल रक्त कणिका कहाँ मरता है बाबू? तो स्प्लीन में भी मरता है, लीवर में भी मरता है, स्प्लीन में भी मरता है, लीवर में भी मरता है। और जो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है, इनके मरने पे बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन नामक पदार्थ बनते हैं। लाल रक्त कणिका में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के विघटन के बाद बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन नामक दो पदार्थ बनते हैं, और दोनों वर्णक होते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ रहती है? स्मरण क्षमता कहने का मतलब कि पूरा ऑडियो वीडियो कहाँ है हम लोगों के ब्रेन में, ठीक है। अगर वो करप्ट हो गया तो पूरा पहले का ऑडियो वीडियो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रहता है बाबू सेरिब्रम में। दिमाग के अगले भाग के एक भाग का नाम है जिसे सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम में ही हम लोगों का पूरा पहले का ऑडियो वीडियो है। जहां ये करप्ट हो गया तो सुबह से भुला जाएंगे कि विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये जिंदा रखना है हम लोगों को, सेरिब्रम को मजबूत रखना है। तो सेरिब्रम का काम है कि ऑडियो वीडियो यानी मेमोरी को पूरा रखने का काम, सोचने विचारने का काम सब इसी में है, सेरिब्रम में है। मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करता है बाबू? तो ये हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, ठीक है, हृदय का धड़कना, सांस लेना, ये सब मेडुला ऑब्लिंगाटा का काम है। और सेरिबेलम क्या करता है बाबू? तो सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस करता है कि हम लोग जो चल रहे हैं ये दो पैर पर बैलेंस में पूरा, ये सेरिबेलम का काम है। अल्कोहल पीने के बाद हमारे ब्रेन का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये हम लोग का प्रभावित होता है बाबू सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जब प्रभावित होगा हम लोगों का, तो हम लोग बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पैर लड़खड़ाने लगेगा और पता चलेगा कि कहाँ मिले हम लोग, कहाँ मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। झारखंड में पूछा गया है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा रिपीट करवा देते हैं आप लोगों से कि समस्याएं नहीं होगी। हमारे बॉडी में 0.2% यानी हमारे ब्लड में 0.2% अल्कोहल हमेशा रहता है। अगर ये 0.8% हो जाए हमारे ब्लड में, तो हम लोगों का ब्रेन काफ़ी अच्छा काम करेगा, मतलब एक्टिव रहेगा, एक ही वस्तु पे काम करना शुरू कर देगा। अगर ये हमारे बॉडी में 1.2% हो जाए तो पैर धीरे धीरे काम करना बंद करेंगे, लड़खड़ाने लगेंगे। 2% पे पूरा लड़खड़ा जाएंगे, 3% पे नाली वगैरह में दिखेंगे, 4% पे हॉस्पिटल और 5% पे इंद्रलोक चले जाएंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि कितना प्रतिशत अल्कोहल हमारे ब्लड में हो जाए कि व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो 5% अल्कोहल इन ब्लड किल्ड, 5% अल्कोहल अगर मनुष्य के ब्लड में हो जाए तो उसकी मौत फिक्स है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अग्नाशय को पाचक रस, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़ते होंगे बाबू कि भोजन जब हम लोगों के स्टोमेक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, भोजन जब स्टोमेक के बाद, अगर हम लोग देखें एक खराब सा फोटो बना लें स्टोमेक का, तो स्टोमेक के बाद जब हम लोगों का भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत के एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाबू डेडनम, इसको डेडनम बोलते हैं। तो जब डेडनम में भोजन पहुंचता है, ड्यूडेनम में, तो ये भोजन जब पहुंचता है तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम पार्ट है, यह 6 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। और उस 6 प्रकार के हार्मोन में से एक हार्मोन है सिक्रीटिन, जो जा करके बोलता है पैंक्रियाज को कि बाबू तुम अपना पैंक्रियाटिक जूस भेज दो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ चुका है। क्लियर। तो ये किसका काम है बाबू? सिक्रीटिन का। रेनिन जो है दूध का पाचन करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, पेप्सिन स्टोमेक से निकलता है, ध्यान रखेंगे। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन तीनों जो हैं ये पचाने का काम करते हैं बाबू प्रोटीन को। ये तीनों का काम क्या है बाबू? प्रोटीन का पाचन करना। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, या इसी को बोलते हैं मारो या भागो हार्मोन।
इसी को बोलते हैं संघर्ष करो या पलायन करो, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रगल एंड एस्केप। क्लियर? तो किसे कहते हैं? तो हम लोगों के बॉडी से जब एड्रीनलिन हार्मोन निकलने लगेगा तो हमारा बॉडी उस समय डरा हुआ फील करता है, डर के टाइम में ही निकलता है, यह हमारे शरीर को रक्षा भी करता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग बोलते हैं बाबू लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को प्रभाव को देखना होगा बाबू, तो आपको एक मूवी देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल राउडी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मूवी बनाया गया है एड्रेनालिन हार्मोन पे। ऐसा माना जाता है कि हिटलर अपने सैनिकों को ये हार्मोन इंजेक्ट किया करता था, क्योंकि ये हार्मोन इंजेक्ट करने पे सैनिक जो है बहुत आक्रामक हो सकते हैं, सामने वाले को मार ही देंगे। क्लियर? इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसी को हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं बाबू? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आजकल इसका मिसयूज हो रहा है, ये काफी चिंताजनक विषय है। भारत सरकार इस पे कानून भी बनाने के लिए कोशिश कर रही है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के व्यापार को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज अगर हम लोग फलों में करते हैं, सब्जियों में करते हैं, तो ये फलों और सब्जियों का आकार 24 घंटे में 25 गुना बढ़ा सकता है। तो मार्केट में जो सब्जी मिल रहा है वो बड़ा आकार का है, तो ये हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन का यूज हुआ हो, या मवेशियों में जबरदस्ती दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर हम लोग खाते हैं बाहर से, क्योंकि जो मिल रहा है वो तो आर्टिफिशियल है, उसका नाम पीटोसिन है, तो ये आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों में समय से पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी को डेवलप कर देते हैं। यानी बच्चे समय से पहले यंग हो जाते हैं, तो समय से पहले बूढ़ा भी होंगे, समय से पहले मरेंगे भी। तो ये हार्मोन काफी खतरनाक हार्मोन है, इसलिए इसके मिसयूज पर काफी रोक लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रोस्टिट्यूशन का व्यापार है, वेश्यावृत्ति है, उसमें कम उम्र के लड़कियों को यंग बनाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो ये काफी इसका मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन ये हार्मोन अगर बॉडी से सेक्रेट ना हो तो किसी भी फीमेल में लेबर पेन जनरेट नहीं होगा, मतलब प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं होगा, तो बच्चे की जन्म में समस्याएं होगी। तो यह हार्मोन अच्छा भी है और इसका मिसयूज किया जाए तो खराब भी है। तो यहां से एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, उसे हम लोग पीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग पीटोसिन के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप है? पेट्रोपादप क्या कहलाते हैं बाबू? पेट्रोपादप का मतलब वैसे पौधे जिनसे पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का मतलब कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन कुछ भी प्राप्त हो। तो वैसे प्लांट जिससे हम लोगों को पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, वैसे पौधों को पेट्रोपादप की संज्ञा दी गई है। तो अरहर से तो दाल प्राप्त होता है भाई, कभी इससे डीजल पेट्रोल सुने नहीं हम लोग। चना से भी नहीं सुने, मटर से भी नहीं सुने। करंज, करंज एक मरुस्थलीय पौधा है। इसके अलावा रतन जोत नाम सुने होंगे, रतन जोत। इसके अलावा आप लोग नाम सुने होंगे जैट्रोफा। ये ऐसे पौधे हैं बाबू कि इनके पौधों से डीजल निकाला जाता है और इनसे प्राप्त डीजल को हम लोग बायोडीजल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? बायोडीजल के नाम से जानते हैं, जैव डीजल के नाम से जानते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में करंज नामक पौधा से डीजल की प्राप्ति होती है, जिसे बायोडीजल कहते हैं। तो इसलिए ये जो पौधा है हम लोग का किसके अंतर्गत आएगा? पेट्रोपादप के अंतर्गत आएगा। और बाकी ये जो पौधे हैं बाबू, ये दलहन पौधे कहे जाते हैं, जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन ये दोनों को एकदम भूलना नहीं है, रतन जोत और जैट्रोफा। ये तो बहुत कम बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार यही पूछे गए हैं, रतन जोत और जैट्रोफा। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसका माल है ये बताना है। तो सीरा का मतलब हुआ बाबू सुक्रोज या चीनी। सीरा का मतलब क्या हुआ? सुक्रोज या चीनी। तो चीनी को जब हम लोग मिलाते हैं किसके साथ? चीनी को जब हम लोग मिलाते हैं अल्कोहल के साथ, पेट्रोल के साथ, ठीक है, तो ये हम लोग बनाते हैं पावर अल्कोहल। क्या बनाते हैं बाबू? पावर अल्कोहल। और यह एक उत्तम क्वालिटी के ईंधन के रूप में जाना जाता है। एसिटिक एसिड बाबू सिरका में होता है, एसिटिक एसिड सिरका में होता है। ग्लिसरीन वसा के ही रूप को कहते हैं। यूरिया जो है इसका फार्मूला CO2NH2NH2 होता है। यूरिया का फार्मूला भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है बाबू 23 नंबर कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार से बाबू प्राप्त होता है आयोडीन। क्या प्राप्त होता है बाबू? आयोडीन। समुद्री खरपतवार से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन,
आयोडीन प्राप्त होता है और इसी आयोडीन का प्रयोग हम लोग आयोडीन युक्त नमक बनाने में करते हैं। क्लियर। ब्रोमीन जो है यह एकमात्र ऐसा अधातु है, एकमात्र ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाली अधातु का नाम ब्रोमीन है। इसका कलर बाबू रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर का यह लिक्विड होता है। बीपीएससी में क्वेश्चन भी था, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग बनाते हैं, इसका एक कंपाउंड है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसे हम लोग सोने वाली दवाई स्लीपिंग मेडिसिन बनाने में पोटेशियम ब्रोमाइड यौगिक का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, डिप्थीरिया काली खांसी। क्लियर। चलिए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से तो याद रखेंगे कि मलेरिया जो है इसको फैलाने वाली मच्छर जो है मादा एनोफिलीज मच्छर है और यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और इससे प्रभावित अंग बाबू प्लीहा है, स्प्लीन है, प्लीहा है, स्प्लीन है। इस बीमारी में, मलेरिया में स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन में इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर। थाइलेसीमिया काफी खतरनाक बीमारी है बाबू, ये बच्चों में होती है। थाइलेसेमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें होता क्या है? तो थाइलेसीमिया बीमारी में होता क्या है बाबू कि बॉडी में जो ब्लड है, एक लाइन में बोलो कि बॉडी में जो ब्लड है या आरबीसी हैं, ये मरने बहुत जल्दी लगते हैं, 20 दिन में ही मरने लगते हैं। तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है थैलेसीमिया बीमारी में, तो ये ब्लड ही नहीं बन पाता है इस बीमारी में। तो ये जो बीमारी है बाबू, जिसे लिखा गया है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इससे प्रभावित होता है, तो इससे ब्लड प्रभावित होता है, ब्लड नहीं बन पाता है। देखे होंगे कभी कभी ब्लड डोनेशन के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें थैलेसीमिया वाले पेशेंट बच्चों को भी रखा जाता है, ताकि बच्चों को देख करके कम से कम लोगों में दया आए और ब्लड डोनेट करें। नहीं तो ऐसे बच्चे ब्लड के बगैर क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि इनमें इतना तेजी से ब्लड डिस्ट्रॉय होता है कि बॉडी जनरेट ही नहीं कर पाता है ब्लड को। तो ब्लड की कमी में ऐसे बच्चे मर जाते हैं। इसलिए जब भी ब्लड कैंपेन लगता है ब्लड डोनेशन वाला, तो उसमें ऐसे बच्चों को लाया जाता है ताकि उसको देख करके लोग ब्लड को डोनेट करें। चलिए, ये क्वेश्चन 27 नंबर बीमारी है बाबू कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो पहली बात तो हिस्टीरिया को पहले के लोग इसको रोग मानते थे, लेकिन अभी के डॉक्टर इसको रोग मानते ही नहीं। समाज का वैसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करता है, गिरा हुआ महसूस करता है, तो वैसे व्यक्ति में इस तरह के लक्षण आते हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसका इलाज है कि कुछ मेडिसिन भी है या डॉक्टर से परामर्श लेकर के भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन पहले के क्वेश्चंस हैं तो अभी भी आते हैं। तो ये जो हिस्टीरिया बीमारी है यह फीमेल में होने वाली बीमारी है और ये जनरली यंग फीमेल में होता है, यंग फीमेल में ये बीमारी होती है और जनरली ये शादी के बाद बीमारी सही हो जाती है। क्लियर। तो हालांकि अब के वैज्ञानिक इसको बीमारी नहीं मान रहे हैं, ये केवल कि समाज में जैसे हुआ कि समाज में लोग अपने आप को सोचने लगे कि हमसे अब बुरा कोई है ही नहीं, तो ये ब्रेन में बातें बैठ जाती है और धीरे धीरे उनका मेंटली डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, तो उसी को हिस्टीरिया नाम दिया गया है और यह यंग फीमेल में होने वाली बीमारी है। चलिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय को नियंत्रित करना है बाबू तो रोज एक एप्पल खाना पड़ेगा, रोज एक सेव खाना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को खजूर भी खा सकते हैं और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पोटेशियम। अब पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है खजूर, खजूर है, एप्पल है, सबसे अच्छा स्रोत। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। सोडियम जो है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। गंधक जो है यह दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है और यह हमारे शरीर में एंजाइम के साथ मिलकर के काम करता है, एंजाइम का सहभागी होता है। लोहा के बारे में तो बताना नहीं है, अभी हमने बताया कि हमारे शरीर में लोहा 0.004% पाया जाता है और लोहा जो है यह हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायता करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को अगर देखें तो हीमोग्लोबिन में एक वर्ड है हीमो और दूसरा वर्ड है जिसका नाम है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन नामक जो होता है यह प्रोटीन होता है और यह लोहा होता है और इसकी मात्रा 3 से 4% होती है। तो हीमोग्लोबिन बिना लोहा का संभव नहीं है। और जब लोहा की कमी होती है बाबू हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिस बीमारी को कहते हैं एनीमिया बीमारी, और एनीमिया बीमारी में बाबू ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को लोहा खाना है। लोहा खाने के लिए हम लोग पालक खाएंगे। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, उससे भी ज़्यादा मेथी के पत्ता में पाया जाता है, लेकिन एग्जाम में मेथी का पत्ता नहीं आता, एग्जाम में पालक का पत्ता आता है, इसलिए हम लोग पालक का पत्ता याद रखेंगे। क्लियर।
आगे कह रहा है कि जापान में 1953 ईस्वी में एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था मिनीमाटा। तो बोल रहे हैं कि मिनीमाटा बीमारी मछलियों को खाने से हो गई। तो ऐसा क्या हुआ भाई कि मछली में ऐसा बीमारी हो गया? तो जो जापान में मिनीमाटा शहर है वो एक औद्योगिक शहर था, उसके बगल में ढेर सारी कंपनियां थी। कंपनियों का जो कचरा था उसमें मिथाइल का कंपाउंड बन करके मरकरी का आ रहा था, यानी मिथाइल मरकरी जो है या मरकरी मिथाइल कह सकते हैं, ये कंपाउंड तेजी से बह रहा था समुद्रों में। और ये जो समुद्र में बह रहा था पारा युक्त कंपाउंड, मरकरी युक्त मटेरियल, और ये मटेरियल कौन खा गया बाबू? मछली। मछली को क्या पता है कि पारा आ रहा है कि लोहा आ रहा है कि सोना आ रहा है कि चांदी आ रहा है? तो मछली खा गई मरकरी को। मरकरी को कौन खाया बाबू? मछली। मछली को कौन खाया बाबू? मानव। तो मानव में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी उत्पन्न हुआ 1956 ईस्वी में। और यह बीमारी ऐसा था कि लोग बहरे हो गए, लोग अंधे होने लगे, लोग दिमागी रूप से पागल होने लगे, स्किन में घाव निकलने लगे। एक नई बीमारी थी, पैंडेमिक थी, महामारी थी। तो वैज्ञानिकों का जब वहां पे टीम पहुंचा तो रिसर्च हुआ इस पे, तो पता चला कि मरकरी वाला मछली खाने से यह बीमारी हुई है। तो इसलिए इस बीमारी का कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो शहर कौन सा था? मिनीमाटा। तो मिनीमाटा शहर में ये बीमारी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या रखे हम लोग? मिनीमाटा बीमारी हम लोगों ने इसका नाम रख दिया। लेकिन भारत में ये बीमारी आते आते हो गई मीनामाता। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि भारत में कभी कभी मीनामाता भी पूछता है, तो मीनामाता जो है वो माटा ही है। ठीक है, हम लोगों के इंडिया में हो जाता है ऐसे कभी कभी चीजें। कैडमियम की अधिकता से हम लोगों के शरीर में बीमारी होती है बाबू, इटाई नामक रोग हमारे हड्डी से संबंधित होता है। इसमें हड्डियां मुलायम हो जाती है, हड्डियां दर्द करने लगती है, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं इटाई बीमारी। क्लियर? चलिए, तो हम लोग लास्ट में पहुंच ही गए जहां पहुंचना था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दो वैज्ञानिक हैं जो 1922 ईस्वी में बैंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने इंसुलिन हार्मोन को बनाया 1922 में, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसलिए इन लोगों को 1923 में कहा गया कि भाई लोग तुम लोग नोबेल पुरस्कार एक ले लो। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक हैं ये दोनों। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही बताया था कि कोशिका जो है, ये सभी जीव जो बने हुए हैं ये कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें ध्यान रखना, पूछ देता है कभी कभी कि सभी पौधे कोशिका से बने हैं, ये किसने कहा था? क्लियर? तो सभी पौधे, तो याद रखना है कि जो स्वान है, स्वान का मतलब बाबू एक तो हंस होता है, अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए कुत्ता, ये क्या बोलते हैं, हंस होता है। ठीक है, कुत्ता भी होता है, हंस भी होता है। ठीक है, स्वान जब हम लोग बात करेंगे संस्कृत का तो कुत्ता हो जाएगा, अंग्रेजी की बात करेंगे तो हंस होगा। तो हंस कहो या कुत्ता कहो, दोनों क्या है? एनिमल है। तो ये एनिमल के बारे में बोलेंगे। आइए बच गए जो पौधा के बारे में बोलेंगे। तो सभी पौधे कोशिका से बने हैं, ये स्लाइडेन ने बोला था। और सभी एनिमल बने हैं कोशिका से, ये किसने बोला था? किसने बोला था बाबू? तो ये बोला था किसने? स्वान नामक वैज्ञानिक ने। अब ये कह रहा है हुक, तो हुक ये वही है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था, इसलिए इनको बोलते हैं कोशिका विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से इनको जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया। और इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 16 को खत्म कर लिया बाबू। और इसलिए आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि अगर इसका PDF नहीं लेंगे तो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग देख के कुछ नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा। नौकरी लेना है तो लिखना पड़ेगा, तो आपको PDF निकालना पड़ेगा। तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है बाबू? विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबू धन्यवाद।